नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे जानी मानी कथाकार डॉक्टर संगीता झा की कहानी एक अछूता पन्ना। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज मुन्नी के जीवन में सब कुछ पाकर भी उथल पुथल मची हुई है। अब वो डॉक्टर सुनीता जो बन गई है। डॉक्टर सुनीता और उनकी दो बेटियां तीन हिरणियों की तरह हैं। सबसे बड़ी हिरनी स्वयं सुनीता, जो अपनी बेटियों की दिशाओं में उनके साथ दौड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके तर्कों में क्षमता है अपनी माँ को मोड़ने की। माँ मजबूर नहीं है उसी दिशा में जाने के लिए। पढ़ने से, कान खुले रखने से अंदर की जिद या कहिए हठ धर्मिता कम हो गई है। डॉक्टर सुनीता ने अपने समय में एक क्रांतिकारी महिला की जिंदगी जी है। औरों से हटकर पति को एजी ओजी की जगह नाम से बुलाना, माथे पर सिंदूर न लगाना, अपनी आकांक्षाओं का सम्मान करना, जालिम लोगों और बेरहम नियमों के आगे घुटने न टेकना। उस समय के समाज से लड़ाई की थी जब हम लड़कियों का जीवन बड़ा तुच्छ और बेकीमत था। एक तो अकेली दूसरे के घर भेजो, साथ में घर का सब भेजो। अम्मा डरती थी कि उनकी मुन्नी का क्या होगा। अम्मा को लगता झुकना और कुटुंब में मिलकर जीना ही संपूर्ण जीवन है। मुन्नी के बचपन में तीन किरदारों के समूह थे, तीन हिरनियों के झुंड की तरह। पहला दादी और उनकी बहनों का, जो अपनी सासों और ननदों के जुल्मों की सजा पा चुके थे। अपने आप को सच्चा और खरा समझ खुद को सुनार समझते थे। दूसरा अम्मा और चाचियां, जिन्हें उसी अग्नि परीक्षा से गुजरना था। अंत में सबसे छोटी और बागी हिरणी मुन्नी, जिसका एक स्वतंत्र उपवन था। इधर उधर घूमती और उसकी स्वतंत्रता के रक्षक थे उसके बाबूजी। बचपन में मुन्नी बड़ी अमीर थी। पानी में उसके पानी के जहाज चला करते और हवा में रॉकेट उड़ा करते थे। वह मैं नहीं, हम हुआ करती थी। ये सपने रोज देखती, बदल बदल कर देखती। कभी तो ये सपने धारावाहिक की तरह आते। सपनों में कभी किसी रियासत की राजकुमारी तो कभी सिंड्रेला। बारिश तो जैसे भगवान की दी हुई सौगात थी। बारिश में घर के सामने के नाले में पानी भर जाता तो उसी नाले में घंटों पैर डुबोए मुन्नी कागज की नाव चलाती। जब कभी नाले के पानी की वजह से पैरों में छोटे छोटे फोड़े हो जाते तो घर से बाहर जाने में पाबंदी लग जाती। तो अम्मा जिस प्लास्टिक के टब में कपड़े भिगोती थी, उसी में पानी भर मुन्नी की नाव चला करती। कितनी बार मछली पालन की कोशिश की। मेढक के बच्चे टेडपोल को छोटी मछली समझ एक बोतल में डालकर रखती। पूरे घर में दुर्गंध आती। वहां भी बाबूजी ही मुन्नी के शौक की रक्षा करते। गुस्सा भगवान पर आता कि मेरी ही मछलियों को मेढक बन बोतल से कूदना था। 2-3 दिन उदासी, फिर वही पुनरावृत्ति। मुन्नी थोड़ी बड़ी हुई तो वही मेढक मछली से राना टिग्रिना बन गया और वो मुन्नी की उल्टी हवाई चप्पल पर पंजों में चुभी कीलों के साथ चारों खाने चित मुन्नी की चीरा फाड़ी के लिए समर्पित भाव से लेट पड़ा रहता था। सब देखकर अम्मा चीखने लगती, लेकिन बाबूजी कहते, वाह डॉक्टर साहब, ये थे मुन्नी के प्यारे बाबूजी। सच, आज भी कुछ नहीं बदला। न गीली मिट्टी की गंध, न यादों में बसी मेढक की दुर्गंध। कुछ बातें मन के आंगन में इतनी गहरी दबी हैं कि वक्त चाहे कितना भी बीते, मिटने ही नहीं पाती। सच तो यही है कि हम एहसासों की पुनरावृत्ति को ही जीते हैं। मैं, अहम और अस्तित्व को हॉन्ट करने वाली बातें बार बार आपस में टकराती हैं। जिस टीनेज यानी यौवन में लड़कियों को चूड़ी, जेवर, महंगे प्रसाधनों का शौक होता है, वहीं मैं यानी मुन्नी रॉकेट उड़ाने, नाव चलाने और अपनी बहती नाक को फ्रॉक से पोंछने में लगी थी। उसके बाद मेढक की चीर फाड़, बदबू वाली H2S गैस और फिजिक्स के प्रिज्म प्रयोगों में लिप्त रहती। हर समय शरीर से मेढक की दुर्गंध आती, लेकिन बाबूजी झट से मेरा डॉक्टर बेटा कह छाती से लगा लेते। मुन्नी को जीव जंतु, वनस्पति, रसायन और भौतिक शास्त्र का उम्र के मान से इतना ज्ञान था
उस ज्ञान को कहाँ जाकर सद्गति मिलेगी ये मुन्नी को भी मालूम नहीं था। अपनी वाक्पटुता, हाजिर जवाबी से मैं यानी मुन्नी खुद प्रभावित थी। इन सबके साथ मुन्नी के दिल को धड़कने से कोई रोक न पाया, स्वयं मुन्नी भी नहीं। मुन्नी यानी मैं 9वीं कक्षा में थी। घर के सामने रहता था वो बंदा, शायद मुझसे 2-3 साल बड़ा रहा होगा। मेरी अल्हड़ता और ज्ञान से प्रभावित था। प्रेम तो न ज्ञान न शक्ति से छीना जा सकता है, ना ही रिश्वत और अधिकार से हड़पा जा सकता है। ये तो बस हो जाता है। मैं बस से स्कूल जाया करती थी। पहली बार बस स्टॉप पर आया और मुझे ताकने लगा। जनाब जिज्ञासु हैं ऐसा लगा। मैंने देखा अनदेखा किया। अजीब ढीठ है, लाइन मार रहा है शैतान। मैं बस में जा बैठी। उसका बस के पास रुकना, एक जोड़ी आंखों में आग्रह और दूसरी में अवहेलना, ये सिलसिला करीब 7 दिनों तक चला। मैं खुद को रोक ना पाई। मेरी आंखें भी उन आंखों से लड़ने लगीं। आज का दौर होता तो आशिक की आंखों से ज्यादा उसकी गाड़ी, कपड़े, गॉगल पर आंखें अटकती। एक कॉफी, एक चॉकलेट, एक गिफ्ट और लड़की फिदा। उसके बाद मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी किसी पुलिया पर बैठते या किसी खंबे के सहारे खड़े हो बातें करते। मैं मुन्नी ताने बाने समेटती, लगता कहीं से कुछ छूट न जाए। उसके पास से गुजरती हवा जब मेरे पास आती तो मानो रोम रोम उग जाते। कानों में अजीब सी झंझनाहट, मानो हजारों झींगुर बोल रहे हों। लगता कहूं आ कायनात बांट ले, तू मेरा बाकी सब तेरा। दिमाग में पहली बार आकर्षण ने सेंध मारी थी। सब भूल गई, सारे किताबी कीड़े और दिमागी जाले साफ। यौवन से मुखातिब होने का पहला मौका, इस मौके को हाथ से कैसे जाने देती। एक दिन दोनों एक खंभे के नीचे खड़े थे। बड़ा ही रोमानी पल था, शायद जीने मरने की कस्में खा रहे थे। पीछे से एक साया आया और एक दहाड़ भी साथ। मुन्नी घर चलो। चुपचाप मैं बिना कुछ पूछे घर आ गई। घर आकर लगा ही नहीं कि कुछ हुआ भी है। मैं पढ़ने बैठ गई और बाबूजी दूसरे कामों में लग गए। उसके बाद दिनों महीनों में बस में बैठी ताकती रही, पर उसे नहीं आना था, वो नहीं आया। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही मोहलत देता है। वो तो बना ही है काटने के लिए। गुजरते समय के साथ सब बदल गया। मुन्नी कब सुनीता बनती चली गई पता ही नहीं चला, लेकिन उस शख्स की एक याद दिल के कोने में सालों दबी रही। जिंदगी को लेकर मेरा यानी डॉक्टर सुनीता का अलग ही फलसफा है। कभी इस मुगालते में नहीं रही कि कलफ लगी साड़ी, बड़ी कार वाली ही सर्व सुख संपन्न है। ऐसा भी नहीं कि जिंदगी के खटराकों से मुझे नफरत है। नहीं, कभी नहीं। पति, प्यारी बेटियां, घर मुझे भी प्यारे हैं। घर की धुरी हूं मैं। फिर भी मंद बुद्धि बालक की तरह खुद को समझाइश देने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों रोजाना गुदगुदे नर्म बिस्तर पर सपनों की तलाश में नींद रूठ जाती है? क्यों अपने प्रोफेशन, घर, महंगे परिधानों में भी खुद को समझा नहीं पाती है? क्या डॉक्टर, माँ, गृहस्थी की गधा खटनी और मिसेस सो एंड सो के कोलाज के बीच वो खुद कहीं गुम है? वो बचपन, कॉलेज वाली निर्द्वंद अखंडित मुन्नी कहाँ खो गई? किससे कहे अपनी अकुलाहट? दुनिया कहेगी बड़ी डॉक्टर है, 4 अक्षर क्या पढ़ लिया, संतन को सुख दे दिया। और क्या चाहिए एक औरत को? ख्वाहिशों के सारे अलंकरणों से सजी रखी है। खुद एक बड़ी डॉक्टर, स्नेही पति, बेटियां, वाहन और 500 चैनलों वाला टीवी। शायद बाबूजी के बिना सब अधूरा है। बाबूजी पहले मीलों दूर रहते थे। जब भी बाबूजी से मिलने उनके शहर गई, लगता फिर मुन्नी बन गई। नया जीवन, नई पहचान निरर्थक सी लगती है। 7 साल पहले तो एक बड़ा अजब वाकया हो गया। अम्मा के इस दुनिया से जाने के बाद बाबूजी पुराने घर में नौकर लालू राम के साथ रहते थे। बार बार लालू मुझे ही फोन कर रहा था कि घर में लाइट नहीं है। इलेक्ट्रीशियन 3 बार आकर चेक कर चुका है,
लेकिन ठीक ही नहीं हो पा रहा है। मुन्नी इतनी दूर से करे भी तो क्या करे। अचानक याद आई अपने मौसेरे भैया की, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर थे। फोन लगाया तो पता चला कि भैया तो अब रिटायर हो गए हैं और बीमार भी चल रहे हैं। लेकिन मुन्नी के बस वाले आशिक अब बिजली विभाग में चीफ इंजीनियर हैं। भैया ने उसका नंबर दिया और कहा, तुम ही फोन कर लो, खुश हो जाएगा। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, वो तुम्हारे घर के ठीक सामने रहता था। वो तो तुरंत काम करवा देगा। भैया का फोन खत्म भी नहीं हुआ और डॉक्टर सुनीता ठंडी होने लगी। धड़कनें बढ़ गईं। एक क्षण में जीवन अब से तब में चला गया। कितना कुछ बदल गया है। तब मुन्नी हिरणी थी और अब डॉक्टर सुनीता। दो कालखंडों के बीच उसका हृदय, एक यौवन से परिचित कराने वाला, दूसरा उसके यौवन का स्वामी पतिश्री। दो पुरुषों के बीच दिल धड़कने लगा। मन किया सालों बाद नंबर मिला है, फोन करती हूँ, पर डर भी लग रहा था। मुन्नी बनके तो बाबूजी से डर लग रहा था। बड़े धड़कते दिल से नंबर घुमाया। वहां से हेलो आवाज आते ही मुन्नी न जाने कहां गुम हो गई। आवाज भारी हो गई। वो हेलो हेलो बोले जा रहा था और मुन्नी चुप। जैसे ही कहा, हेलो, मैं डॉक्टर सुनीता बोल रही हूँ, जो कभी मुन्नी हुआ करती थी। फिर वहां से लंबी चुप्पी। फोन कट गया। फिर दोबारा उसने फोन लगाया। मैं तुम्हारे शहर ही आया हुआ हूँ, बोलो, कैसे याद किया, वो भी सालों बाद। बोलने में काफी उलाहना था। मुन्नी चुप रही। फिर फोन कट गया। शाम के 7 बजे थे। पति को बताया कि बचपन का एक गहरा मित्र शहर में आया है। पति ने डांटते हुए कहा, अरे तुम्हारा भी जवाब नहीं है, बचपन का साथी है, शहर में है, बुलाओ डिनर के लिए। देखे तो तुम्हारे मित्र को। वापस उसे फोन कर डिनर के लिए आमंत्रित किया। किस कारण उसे फोन किया था, ये दोबारा उसने पूछा नहीं, ना ही मैंने बताया। वो भी आने को आतुर था। झट आने को तैयार हो गया। पास में ही ठहरा हुआ था। तुरंत किचन में जाकर नौकरानी को क्या क्या बनाना है समझाया। लेकिन अतिथि और रसोई में पुराना बैर है। जिस दिन अतिथि का अकस्मात आगमन होता है, किचन को सूडान इथोपिया बनने का शौक उसी दिन चर्राता है। पता नहीं किस सोच में गुम हो गई वो 5 मिनट बाद ही मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। हाय सू। वो उसे प्यार से सू ही कहता था। हे भगवान, 35 साल हो गए, मेरे अंदर रेंग रहा था। आज साक्षात सामने खड़ा था। 35 सालों बाद मैं उसे ऐसे देखने लगी मानो कोई आतंकवादी हो। उसे मेरे सामने छोड़ पति क्लिनिक चले गए। पति ने उससे कहा, मैं 2 घंटे में वापस आता हूं, तब तक आप अपनी सू से बात कीजिए। पति के मुंह से मेरे लिए सुसंबोधन सुन उसका चेहरा उतर गया। मैके में उसके सिवा किसी ने भी मुझे सू कह नहीं पुकारा। घर पर सिर्फ मैं, वो और किचन में कुक। बेटियां भी बाहर गई थीं। कुछ देर तक मैं चुप सतर्क बैठी रही। चुप कि कुछ कहने में कौन से अर्थ अनर्थ बाहर निकल आए। एक और तनाव, फिर अपने प्रश्न का मुश्किल जवाब, जो आज भी यक्ष प्रश्न सा मुंह बाए खड़ा है। जीवन तब और अब में कितना बदल गया है। रचयिता ने स्त्रियों को अद्भुत अंतर्दृष्टि दी है। मुन्नी देखती है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। प्रज्ञा, मेधा, हाजिर जवाबी, जिज्ञासु और हंसोड़ प्रकृति को तो जैसे पाला मार गया हो। पता नहीं क्या लगा। अचानक पुरानी मुन्नी वापस आई और पहले की तरह उलाहना देते हुए पूछा, उस दिन के बाद तुम आए नहीं, ना ही कोई खोज खबर ली। उसने धीरे से जो जवाब दिया, उसे सुन मुन्नी के तो पैरों तले जमीन ही पिलपिली हो गई। बरसों पुराना वाकया, नागफनी का कांटा निकला, महीन किंतु जहरीला। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। करे तो क्या करे, सिर नोच ले। लेकिन अब फर्क क्या पड़ता है। जो बातें कभी मरने जीने का सबब हुआ करती थी, आज औचित्यहीन लगती हैं, आई जाई सी लगती हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही कोई मोहलत देता है।
खैर जो हुआ ठीक हुआ। आज सब लोग लाज छोड़ जिस आदमी को घर बुला बाबूजी के घर की बिजली ठीक करा रही है, जिसके एक फोन से 10 लोग बाबूजी के घर की बिजली ठीक करने में लग गए, कभी बाबूजी ने चाणक्य बन इस बिजली साहब और अपनी बेटी के सपनों की छोटी सी दुनिया धराशायी की थी। अपनी बेटी को बिना भनक पड़े बाबूजी ने इसे धमकी दी थी, खबरदार आज के बाद मेरी बेटी के आगे पीछे भी दिखे या उससे बात करने की कोशिश की तो तुम्हारे घर में कोई औरत नहीं दिखेगी। और हाँ, ध्यान रहे कि मेरी बेटी को इस बात का पता भी न चले। साथ में माँ बहन की गंदी गालियों की बौछार। मन मान ही नहीं रहा था कि मेरे बाबूजी ऐसा कर सकते हैं। बाबूजी जो मेरे हीरो थे, मेरे आराध्य थे, उनका ऐसा रूप। बार बार खुद को कोस रही थी कि क्या जरूरत थी ऐसा प्रश्न दागने की जो खुद को ही परेशान कर दे। उसके बाद वो चुप ही रहा। धीरे से बोला, तुम्हारी तपस्या सफल रही। दोनों बेटियों को इतना अच्छा पढ़ा रही हो, खुद भी इतनी बड़ी डॉक्टर। किसी तरह पति के आने के बाद खाना खाया। थोड़ी देर बाद मन की कस्तूरी से परिचित करवाने वाला जाने लगा। जी में आया उसे रोक ले, पूछे कि क्या उसका मन नहीं किया विद्रोह करने का। उससे कहता तो उसी समय बतलाता। क्या उसके भीतर भी कुछ वैसा ही घटा है जैसा मुन्नी ने महसूस किया। पर चुप लगा गई। जब अपनी ही जमीन पोली हो तो दूसरों की खुदाई का क्या मतलब। भीतर की उथली सोचों को जोर से दबाया। नहीं, बाबूजी ने ठीक ही किया। कायरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। डरपोक स्टूपिड एक धमकी से डर गया। फेफड़ों में हवा भरी और तनकर हाथ हिलाते हुए उसे विदा किया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।